आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है समुच्चय। भाग 1। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समुच्चय का परिचय और सारणीबद्ध विधि और समुच्चय निर्माण रूप क्या होते हैं। आइए जानते हैं समुच्चय क्या होते हैं। समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब क्या होता है, आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। भारत की नदियों का संग्रह है। अगर मैं किसी बच्चे से ये पूछूं कि हमारे देश में कितनी नदियां बहती हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर आंसर आएगा। और यही प्रश्न अगर मैं दूसरे बच्चे से पूछूं तो उसका भी सेम आंसर होगा। अगर मैं उन बच्चों से ये पूछूं कि तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन सी नदियां बहती हैं और दूसरे बच्चे से पूछूं कि तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन सी नदियां बहती है, क्या पता दोनों का आंसर अलग हो। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह को नहीं दर्शा रहे। लेकिन अगर जब मैंने उनसे ये पूछा कि भारत के अंदर कितनी नदियां बहती हैं, तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह को दर्शा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही बच्चों का जो जवाब है वो क्या आ रहा है, एक सुपरिभाषित संग्रह के रूप में आ रहा है। आइए दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। भारत की क्रिकेट टीम, अगर यही चीज मैं एक बच्चे से पूछूं कि हमारे भारत के अंदर कितने प्लेयर्स हैं, और यही प्रश्न दूसरे बच्चे से पूछूं कि हमारी भारत क्रिकेट टीम के अंदर कितने प्लेयर्स हैं, तो दोनों का जवाब जो आएगा वो बराबर आएगा। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह को दर्शा रहे हैं। अगर दूसरी जगह मैं इनसे ये पूछूं कि आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं, या दूसरे बच्चे से पूछूं कि आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं, तो दोनों का आंसर क्या पता अलग आए। तो ये सुपरिभाषित संग्रह को नहीं दर्शा रहा है। तीसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि कितने स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, को उसका आंसर भी सेम आएगा और दूसरे वाले का भी आंसर सेम आएगा। तो ये भी क्या प्रकट कर रहे हैं, सुपरिभाषित संग्रह। समुच्चय, समुच्चय को करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं, जैसे Z, A और V। दूसरा, अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। बड़े अक्षर से समुच्चय का पहला लेटर बड़े अक्षर से दर्शाएंगे और जो उनके अंदर के अवयव होंगे उनको छोटे अक्षरों से दर्शाएंगे। तो A इज इक्वल्स टू, A हमारे पास क्या एक समुच्चय है और उसके अंदर के अवयव क्या है, हमारे छोटे अक्षर, जो कि क्या है A, B, C और D। आइए जानते हैं तीसरा, यदि छोटा a समुच्चय बड़े A का एक अवयव है, तो हम कह सकते हैं कि छोटा a समुच्चय बड़े A में है, वाक्यांश उसका अवयव है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि छोटा a समुच्चय बड़े A का सदस्य है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि छोटा a समुच्चय A में है। को सूचित करने के लिए यूनानी प्रतीक एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है। अतः हम इसे इस रूप में लिखते हैं, छोटा a एप्सिलॉन बड़े A का। हम इसको इस रूप में लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा, छोटा b अगर बड़े A के समुच्चय के अंदर नहीं है, तो हम उसको ये लिखेंगे, छोटा b समुच्चय बड़े A में नहीं है या उसका सदस्य नहीं है। तो हम इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची पद है। इन तीनों का मतलब एक ही है। उदाहरण, छोटा a सदस्य है बड़े A का, तो हम इसको सदस्य भी कह सकते हैं, अवयव भी कह सकते हैं और उसको वस्तुएं भी कह सकते हैं। तो तीनों का जो मतलब है वो क्या है, बराबर है एक दूसरे के। ये तीनों वर्ड क्या है, पर्यायवाची है। समुच्चय के सदस्य कौन कौन है, आइए जानते हैं समुच्चय के सदस्य कैसे निकालते हैं। यदि A समुच्चय है हमारे पास, तो ये पूछता है क्या 1, 5, 7, 8 अथवा 9 ये उस समुच्चय के सदस्य हैं या नहीं। आइए जानते हैं A समुच्चय के अंदर कौन कौन से अवयव हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। हमें देखना है क्या 1, 5, 7, 8 अथवा 9 समुच्चय A के सदस्य है या नहीं। सबसे पहले हमने 1 को देखा, क्या 1 समुच्चय A के अंदर है, क्या उसका सदस्य है, तो 1 समुच्चय A के अंदर नहीं है, इसका मतलब 1 समुच्चय A का सदस्य नहीं है। 5 भी समुच्चय A का सदस्य नहीं है और इसी प्रकार 7 भी समुच्चय A का सदस्य नहीं है।
जब हमने 8 को देखा तो हमने देखा 8 समुच्चय ए के अंदर है, इसका मतलब 8 उस समुच्चय ए का सदस्य है। इसी प्रकार 9 को देखा, 9 उस समुच्चय का सदस्य नहीं है। आइए जानते हैं समुच्चय का निरूपण कैसे होता है। हम लोग दो तरीके से समुच्चय को निरूपित करते हैं। पहला सारणीबद्ध विधि, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। आइए जानते हैं सारणीबद्ध विधि में क्या होता है। समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। सबसे पहले सारणीबद्ध विधि को करते समय सबसे पहले हम समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं, फिर उनको अर्धविराम द्वारा पृथक करते हैं और तीसरा फिर अंत में उनको एक मझले कोष्ठक के भीतर लिख देते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। अगर हमारे पास एक डाइस है, उस डाइस के अंदर पहले हमने सारे अवयवों को, उस डाइस के जितने भी अवयव बन सकते हैं उन सारे अवयवों को सूचीबद्ध किया, 1 2 3 4 5 6 और उनको लिख दिया। फिर हमारा दूसरा काम क्या है, अर्धविराम द्वारा पृथक करना है, तो हमने उसे अर्धविराम के द्वारा पृथक कर दिया और तीसरा उनको मझले कोष्ठक के भीतर लिख दिया। तो ये हमारी कौन सी विधि तैयार हो गई, सारणीबद्ध विधि। जानते हैं समुच्चय निर्माण रूप क्या होते हैं। किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर की किसी अवयव में नहीं होता है, तो उसे हम समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। हमारे पास V एक समुच्चय है जहां पर X एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक वर्ण है। तो यहाँ पे हमने देखा जो ये दो डॉट्स लगे हुए हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या दर्शा रहे हैं हमें, कॉलन। और यहाँ पर X जो है ये हमें दर्शा रहा है उस समुच्चय के अवयव को। अंग्रेजी वर्णमाला का एक वर्ण है, ये हमें क्या दर्शा रहा है, कॉलन के चिन्ह के बाद समुच्चय के अवयव के विशिष्ट गुणधर्म को दर्शा रहा है और ये हमें मझले कोष्ठक के भीतर लिखने होते हैं। समझ गए बच्चों समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। आइए जानते हैं जब हम सारणीबद्ध विधि को करते हैं तो हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। सारणीबद्ध विधि में क्रम का प्रभाव नहीं होता है। उदाहरण, हमारे पास एक उदाहरण है जिसमें AEIOU एक समुच्चय के अंदर है। अगर हम इसी समुच्चय के अवयव को दूसरे क्रम में लिखते हैं तो सारणीबद्ध विधि के अंदर उस चीज का कोई प्रभाव नहीं होता। हम इसको AUOIE भी लिख सकते हैं। प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होते हैं। जब हम सारणीबद्ध विधि को करते हैं तो सारे अवयव एक दूसरे से अलग होते हैं। सारणीबद्ध विधि को करते समय हम किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखते। उदाहरण, अगर हमारे पास एक वर्ड है स्कूल, SCHOOL, स्कूल के अंदर अगर हम इसे सारणीबद्ध विधि में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, SCHOL। ओके दोस्तों, समुच्चय निर्माण रूप में इन बिंदुओं पर ध्यान दें। अब आइए जानते हैं समुच्चय निर्माण रूप में हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। अन्य अक्षरों का भी प्रयोग किया जा सकता है जैसे Y और Z इत्यादि। हम लोग हमेशा X का प्रयोग करते हैं तो हम X की जगह किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दर्शाया हुआ है Y एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है और दूसरे उदाहरण में दिखाया गया है Z एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। दूसरा, कॉलन के द्वारा हम लोग समुच्चय निर्माण रूप को दर्शाते हैं। उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे ये दो डॉट्स लगे हुए हैं, ये हमें कॉलन दिखा रहे हैं, तो ये क्या है, ठीक है। अगर ये वाले डॉट्स हैं इसकी जगह कुछ और भी हम लोग किसी रूप से दिखाते हैं समुच्चय निर्माण रूप को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा, अगर किसी संख्या का समुच्चय एक निर्धारित रूप को नहीं मानता तो उसे समुच्चय निर्माण रूप नहीं कहेंगे। अगर ये किसी भी पैटर्न को या फिर किसी भी रूप को, निर्धारित स्वरूप को नहीं मानता तो हम उसको समुच्चय निर्माण रूप नहीं कहेंगे। इस वीडियो में हमने दोस्तों क्या सीखा, समुच्चय का परिचय, समुच्चय का निरूपण किससे कहते हैं, सारणीबद्ध विधि क्या होती है और समुच्चय निर्माण रूप किसे कहते हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप अपनी NCERT की कक्षा 11वीं की बुक का भी प्रयोग
कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सारणीबद्ध विधि को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं और समुच्चय निर्माण रूप को सारणीबद्ध विधि में कैसे लिखते हैं और साथ ही साथ समुच्चय के प्रकार। धन्यवाद दोस्तों।